Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are doing great. जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्कूल्स दोबारा से क्लोज हो गए हैं, तो अब हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करने के लिए अगेन ऑनलाइन स्टडी पर फोकस करना होगा। जिस तरह हमने पहले असाइनमेंट्स किए थे, इसी तरह हम दोबारा से काम को कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रह सके, उसमें कोई रुकावट ना आए, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। So let's start with the assignment number 11 for class 8 biology. Chapter number 2 structural organization of life. Life की जो structural organization है वो क्या है, इसमें हम कुछ important topics को discuss करेंगे like microscope, cellular structure और function, prokaryotic and eukaryotic cells, relationship between cells, function and structure, active and passive transport. इसके अलावा और types of transport है, then tissues हैं plants और animals के। First of all, we have to discuss about the microscope और उसकी emergence, then cell theory और सेल। माइक्रोस्कोप आने से पहले सेल का कोई कंसेप्ट नहीं था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी एक फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने हैं। ज़ेकेरियस जेनसन जो कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर थे जिन्होंने इन्वेंट की थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1590 में, जो कि बिल्कुल एक सिंपल ट्यूब थी जिसके दोनों एंड्स पे लेंसेज लगे हुए थे जिनकी रेंज 3x से 9x तक थी। माइक्रोस्कोप है क्या? बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे ऑब्जेक्ट्स को या इमेजेस को मैग्नीफाई करके देखा जाता है। कुछ ऐसी चीजें जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं उन छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देखने के लिए। दो पैरामीटर्स होते हैं, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। मैग्निफिकेशन कहते हैं किसी भी इमेज को बहुत ज्यादा इनलार्ज करके देखना, और रेजोल्यूशन जो है वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में किसी भी स्पेसिमेन के, किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत क्लैरिटी से देख सकें। फिर हिस्ट्री आती है कि किस तरह से सेल थ्योरी की डेवलपमेंट हुई। कुछ ग्रीक एंशियंट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था चीजों को ऑर्गेनाइज करना नेचुरल वर्ल्ड में। इनमें एरिस्टोटल जो थे वो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एक आइडिया दिया था एनिमल्स और प्लांट्स का। उनके आइडिया से एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी एक फंडामेंटल यूनिट या स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं? अगर ऐसा है तो वो क्या चीज है? लेकिन क्योंकि माइक्रोस्कोप प्रेजेंट नहीं था तो उस पे उसका आंसर ना मिल सका। जैसे ही माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई, बहुत से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की और उन्हें ये पता चला कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक फंडामेंटल यूनिट शेयर करते हैं जिसे सेल कहा जाता है। फिर सेल थ्योरी पेश की गई कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से बायो में, सेल से रिलेटेड कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और ये थ्योरी प्रपोज की थी दो साइंटिस्ट ने 1839 में। एक बेल्जियन बॉटनिस्ट शेल्डन थे और दूसरे थे जर्मन जूलॉजिस्ट श्वान। फिर इनके बाद 1855 में रुडोल्फ वर्चू आए। इन्होंने एक पॉइंट और मजीद ऐड कर दिया था सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी के कुछ मेन पोस्टुलेट्स हैं। नंबर 1 इज सेल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं और सेल ही इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। जो न्यू सेल है वो पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से ही बनता है। और जो लास्ट पॉइंट था वो था कि सेल्स जो है वो कुछ हेरिडिटी मटेरियल रखते हैं अपने अंदर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होता है। फिर इसके बाद सेल को प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया, बताया गया कि सेल है क्या, इसमें क्या क्या चीजें और मजीद मौजूद हैं इस सेल के अंदर, कितने टाइप्स के सेल पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सेल को बेसिक यूनिट कहा गया जो कि टिश्यूज और ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं। यही टिश्यूज और ऑर्गन्स जो है वो सेल से ही मिलकर बने होते हैं। फिर सेल्स जो है वो दो टाइप्स के थे, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स थे जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं थे, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स प्रॉपर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स के साथ मौजूद थे। फिर सेल में सबसे पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले सेल वॉल आती है। सेल वॉल एक बहुत टफ, रिजिड, नॉन लिविंग प्रोटेक्टिव लेयर होती है किसी भी सेल की, जो उनकी आउटर कवरिंग कह सकते हैं हम। सेल वॉल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ प्लांट सेल, फंजाई और एल्गी बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्रोटेक्शन है, स्ट्रक्चर मेंटेन करना है और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सेल वॉल की भी डिफरेंट मजीद लेयर्स होती हैं, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल। इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर है, कैसी होती है? ये प्रेजेंट होती है आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री होती है सेल की,
जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। ये फिजिकली सेपरेट कर देती है इंटरसेलुलर स्पेस को एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से, मींस इनसाइड द सेल को आउटसाइड द सेल के एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है, और ये प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। और साइटोप्लाज्म में मौजूद जितने भी सब्सटेंसेस हैं जिन्हें वो पास आउट कर सकती है, जितना पॉसिबल है वो पास करने में हेल्प करती है। सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए समझाया गया, जो कि दो साइंटिस्ट थे, एस.जे. सिंगर और जे.एल. निकोलसन। उन्होंने प्रपोज किया था 1972 में। उन्होंने बताया कि जो लेयर है वो डबल लेयर है सेल मेम्ब्रेन, उसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट हैं जो कि मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं, और कॉन्जुगेटेड ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जो कि उस मैट्रिक्स के ऊपर फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे होते हैं। ये मॉडल डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का एज अ फ्लूइड स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फ्लोटिंग कर रहे हैं, और इनमें एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो रहा होता है एक सेल से दूसरे सेल में। और कुछ ही चीजें ऐसी हैं जो एक सेल से दूसरे सेल में पास हो सकती हैं, तमाम चीजें पास नहीं हो सकती, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। सिलेक्टिवली परमिएबल है कुछ आयन से, जैसे हाइड्रोजन और सोडियम, या स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लार्जर मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर मूव नहीं करने देती। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की, बीच में यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स मौजूद होते हैं जो ऊपर तैर रहे होते हैं, और ये कुछ पोर्स हैं जो मटेरियल को अंदर से बाहर एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं। मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में किस तरह से चीजों की मूवमेंट होती है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स या एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो एक सेल से दूसरे सेल में मूव हो जाते हैं कंसंट्रेशन कंट्रोल के जरिए। सेल्स में ऑक्सीजन, वाटर, हार्मोन्स या आयंस की मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है, और ये मूवमेंट होती है कुछ प्रोसेसेस से, और वो प्रोसेसेस हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये होते क्या हैं, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आता है। मींस जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है किसी चीज की, तो वो वहां से मूव होता होता उस जगह पर आ जाएगा जहां पर उस चीज की कंसंट्रेशन कम थी। और ये क्योंकि पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लिविंग और नॉन लिविंग मेम्ब्रेन दोनों में पॉसिबल है। लिक्विड और गैसेस इसके मीडियम है, ये सॉलिड्स में नहीं होती डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाना। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। अक्सर सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो अलाउ करते हैं मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से पास होना, लेकिन ये कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस को अलाउ नहीं करते, जैसे कि सॉल्ट या शुगर है, उनको मेम्ब्रेन से पास आउट होना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एक स्पेशल फॉर्म है डिफ्यूजन की, जो कि रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस करती है। कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कैरियर प्रोटीन्स लेकर आता है, और उनकी शेप चेंज करने के बाद फिर वो उसको वहां से पास आउट होने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट कर देता है। बेसिकली ये डिफ्यूजन एक फैसिलिटेटेड बन जाती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके जो मूवमेंट हो रही है, क्योंकि वो अगेंस्ट जा रहा है तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, एनर्जी चाहिए होगी, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहलाएगी बल्कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। यहाँ हम लो से हायर कंसंट्रेशन पे जा रहे हैं, जहां हम हायर से लोअर पर आए थे तो हमने उसे डिफ्यूजन का नाम दिया था। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर से हायर पे जाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेल ऑर्गेनल्स हैं कुछ सेल के अंदर मौजूद, डिफरेंट ऑर्गेनल्स जिनका डिफरेंट फंक्शन मौजूद है। सबसे पहले तो है साइटोप्लाज्म, जो कि बिल्कुल जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सेल के अंदर फिल होता है, और इसमें 90% वाटर मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट भी डिसॉल्व इसमें मौजूद होता है। इसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है ऑर्गेनल्स के साथ, और ये नरिश करता है सेल को सॉल्ट्स और शुगर्स और कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस करके। साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियस मौजूद है, जो कि एक लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल का। इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, डीएनए मौजूद होता है। न्यूक्लियस कवर्ड होता है दो फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन से, जिसे न्यूक्लियर एनवेलप कहा जाता है, जिसका फंक्शन होता है न्यूक्लियस को सेपरेट करना उसके कंटेंट से, मींस के
साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर देता है और इसमें कुछ न्यूक्लियर पोर्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे से सुराख मौजूद होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, जो कि हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स को रेगुलेट करने में, जैसे कि आरएनए या प्रोटीन्स हैं जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में पास होते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप ग्रेन्युलर फ्लूइड इज प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर कुछ फ्लूइड मौजूद होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर न्यूक्लियस के अंदर एक एग्रीगेशन होती है आरएनए की जिसे न्यूक्लियोलस कहा जाता है। एक न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होता है और जो नॉन डिवाइडिंग सेल हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है नेटवर्क फॉर्म में, जिसे क्रोमैटिन नेटवर्क कहा जाता है। यहाँ हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स के अंदर फिर डीएनए या क्रोमैटिन नेटवर्क मौजूद है, न्यूक्लियोलस मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अनदर ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल जो कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इसकी भी दो फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स मौजूद होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ फोर्स पर मुश्तमिल होती है, कुछ फोर्स यहाँ मौजूद हैं जिसे क्रिस्टी कहा गया है। इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसके अंदर कुछ जेली लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। ये फोर्स क्रिस्टी हैं और अंदर का जो सब्सटेंस है वो मैट्रिक्स कहलाता है। इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोडक्शन ऑफ पावर। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। जितनी भी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जिम्मेदारी होती है एनर्जी प्रोड्यूस करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन ऑर्गेनल फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स ओनली। इसकी भी डबल मेम्ब्रेन है, नेटवर्क ऑफ होलो ट्यूब्स, फ्लैटेंड शीट एंड राउंड सैक्स। इसकी जो फोर्स हैं, होलो फोर्स या सैक्स, उन्हें सिस्टर्नी कहते हैं और ये लोकेटेड होता है साइटोप्लाज्म में और ये कनेक्ट होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, बिल्कुल न्यूक्लियर एनवेलप के साथ जुड़ा हुआ मौजूद होता है। दो टाइप्स के होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ और रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच नहीं होते और ये इन्वॉल्व होते हैं सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में, ऑयल्स या फॉस्फोलिपिड्स या स्टेरॉइड्स में, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन की। जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर छोटे छोटे से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटीन सिंथेसिस की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम्स जो है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं और ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। मेनली सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं, कभी कभार ये ग्रुप्स में भी प्रेजेंट होते हैं और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। इन्हीं की वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ हमें दिखता है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। देन गोल्गी बॉडीज हैं, इन्हें डिस्कवर किया था एक इटालियन फिजिशियन थे, कैमिलो गोल्गी। इसी पर इसका नाम गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडीज रखा गया। इसका मेन फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट करना है प्रोटीन्स को। जहां पर भी प्रोटीन सिंथेसाइज होती है वहां से इसकी ट्रांसफरेंस का काम गोल्गी बॉडीज का होता है। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। यही प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये गोल्गी बॉडीज के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ से होने के बाद ये फिर एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाते हैं। वैक्यूल्स जो है कुछ फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस होती हैं साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल में, बट बहुत छोटी होती हैं और एनिमल सेल में बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। इसका जो काम है सेल सेप कंटेन करना है लिक्विड फॉर्म में, जो कि वाटर, मिनरल, सॉल्ट, शुगर और अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना होता है वो लिक्विड, जो कि इन वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। प्लास्टिड्स हैं, प्लास्टिड्स जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेजर ऑर्गेनल होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल और एल्गी सेल में ही पाए जाते हैं। ये साइट है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो कि सेल यूज करता है। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। 3 तरह के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट रेड होते हैं, ऑरेंज होते हैं, येलो होते हैं, जो कि हमें
फ्रूट्स में, फ्लावर्स में नजर आ रहा होता है कलर प्लांट्स का, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स है, उनका कोई कलर नहीं होता। देन क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। डबल मेम्ब्रेन जेल लाइक सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट होता है जिसे स्ट्रोमा कहा जाता है। इस स्ट्रोमा के अंदर ग्रेनम मौजूद होते हैं। ये जो ग्रेनम है ये तमाम मिलकर थाइलाकॉइड बनाते हैं और इनके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। यही थाइलाकॉइड जो है वो ग्रीन पिगमेंट्स कैरी करते हैं, क्लोरोफिल, और इन्हीं में फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ट्रैप होती है और सारा फंक्शन इसमें होता है। लास्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज का। टिश्यूज बेसिकली कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो कि मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिसे टिश्यू कहा जाता है। एनिमल्स या ह्यूमंस में मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो है वो 4 बेसिक एनिमल टिश्यूज हैं। उनमें एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कवर करते हैं बॉडी सरफेस को, lines the spaces inside the body or forms glands, outer layer of your skin। ये तमाम स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है वो भी, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बनी है। कनेक्टिव टिश्यूज जो है वो कनेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को। ये डिफरेंट टिश्यूज को आपस में बाइंड करके रखते हैं कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे कि टेंडन्स हैं, आपकी जो जॉइंट्स हैं वहां पर मौजूद होते हैं, बोन को दूसरी बोन से ज्वाइन करके रखने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज में हमारे पास कार्टिलेज और बोन आ जाती है। कार्टिलेज आपका जो एयर है इसकी बोन कार्टिलेज, सॉफ्ट बोन कहलाती है कार्टिलेज, और ये बहुत ज्यादा डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। लिमिटेड ग्राउंड सब्सटेंसेस जो कि रेंज करते हैं सेमी सॉलिड टू फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स। बोन जो है वो एक और सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। इसे स्पंजी भी हो सकती है और बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट डेंस भी हो सकती है। ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट सेल्स से मिलकर बने होते हैं। एडिपोज इज अनदर टाइप ऑफ सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू दैट प्रोवाइड्स कुशन्स एंड स्टोर्स एक्सेस एनर्जी एंड फैट्स, एंड द ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देन मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यू contains the cells that are responsible for the contraction of muscles। मसल्स टिश्यूज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। 3 टाइप्स के मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्ट्राइटेड स्ट्राइप मसल्स होते हैं और ये स्केलेटल मसल्स जो है वो अटैच्ड होते हैं बोन्स को टेंडन्स के साथ, जैसे कि आपके लेग्स या आपकी जो आर्म्स है उसमें स्केलेटल मसल्स मौजूद हैं। कुछ तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, न्यूक्लियस मौजूद है और इस तरह की स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं। स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है इन्हें। और कार्डियक मसल्स जो है वो सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये भी स्ट्राइटेड मसल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद है और ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, हमारी मर्जी से ये वर्क नहीं करते बल्कि ये इनवॉलेंट्री काम कर रहे होते हैं। स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो है वो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो वॉल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल है उसमें, या यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। अनस्ट्राइप्ड होते हैं, बीच में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके, और ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ये भी अनकॉन्शियसली ही वर्क कर रहे होते हैं। देन नर्वस टिश्यूज हैं। नर्वस टिश्यूज न्यूरॉन्स से मिलकर बने होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, और ये नर्वस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में। कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग इनका मेन फंक्शन होता है, मेन इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बॉडी एक्टिविटीज में। देन प्लांट टिश्यूज हैं। प्लांट टिश्यूज बिल्कुल इसी तरह जैसे एनिमल्स में मौजूद थे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। इनकी कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करना या ट्रांसपोर्ट या रेस्पिरेशन। 2 मेजर कैटेगरीज हैं इसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिवाइड होने की एबिलिटी रखते हैं, इन्हीं की वजह से सेल की ग्रोथ होती है, सेल जो है वो टॉल होता है या उनकी विड्थ इंक्रीज होती है, लंबाई और चौड़ाई जो है वो इन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल की डिवीजन की वजह से पॉसिबल होती है। इसमें भी 2 टाइप्स के हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम। ऐसे मेरिस्टेम्स जो कि स्टेम या रूट में इंक्रीज का बाइस बनते हैं वो एपिकल मेरिस्टेम्स कहलाते हैं। मींस कि उनकी जो सेल की डिवीजन है वो या स्टेम की टॉप पर हो रही होती है या रूट की एंड पर हो रही होती है,
और जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो साइड्स ऑफ रूट्स या शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। मींस के ये जो डिवीजन है सेल्स की वो चौड़ाई में हो रही है, मींस के वो अपनी विड्थ में इंक्रीज हो रहा है। कोई भी सेल उसका जो स्टेम है वो चौड़ा होता जा रहा है तो वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है, जिसे सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। देन परमानेंट टिश्यूज हैं। परमानेंट टिश्यूज जो है वो उन्हीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से ही बनते हैं। जब उनकी डिवीजन की एबिलिटी खत्म हो जाती है तब परमानेंट बन जाते हैं। और इसमें भी दो टाइप्स होती हैं परमानेंट टिश्यूज की, सिंपल परमानेंट और कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो सिर्फ एक तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एपिडर्मल टिश्यूज जो कि सिंगल लेयर सेल होते हैं, कवर करते हैं प्लांट बॉडी को और एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं प्लांट के लिए। मींस के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसका असर जो है वो प्लांट बॉडी पे ना पड़े, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के। प्रेजेंट होते हैं ये स्टेम या लीव्स पे, और ये प्रिवेंट करते हैं एक्स्ट्रा इवेपोरेशन ऑफ वाटर को, जो कि प्लांट बॉडी से बाहर ना निकल सके ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर। अगर ऐसा होगा तो प्लांट बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है। ग्राउंड टिश्यूज हैं। ग्राउंड टिश्यूज सिंपल टिश्यूज होते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने हैं, और ये स्फेरिकल या फ्लैट होते हैं। इनकी वॉल्स जो है वो प्राइमरी वॉल्स बहुत थिन होती हैं और इनमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। लीव्स में अगर ये प्रेजेंट है तो इन्हें मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए साइट होते हैं, और अदर पार्ट्स में ये रिस्पायरेशन या प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। देन सपोर्टिंग टिश्यूज हैं। सपोर्टिंग टिश्यूज जो है वो स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इसे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, कॉलेनकाइमा टिश्यूज और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। कॉलेनकाइमा टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, यंग स्टेम की, और जो लीव्स की मिडरिप होती है, सेंट्रल पार्ट जो होता है वहां, और जो पेटल्स ऑफ फ्लावर्स हैं वहां पाए जाते हैं। और ये बहुत लंबे लंबे से इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने होते हैं, और इनका फंक्शंस भी सपोर्ट करना होता है डिफरेंट ऑर्गन्स को प्लांट के। और स्क्लेरेनकाइमा सेल ये सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने हैं, बहुत हार्ड होते हैं, लिग्निन से मिलकर बने होते हैं, और ये मोस्टली डेड टिश्यूज होते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटिस टिश्यूज बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ये प्लांट्स को। देन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाते हैं। These tissues are composed of more than one type of cell। एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कहते हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज आते हैं जो कि वेस्कुलर प्लांट्स में मौजूद होते हैं। इन्हें वेस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। जाइलम जो है उसका मेन फंक्शन जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वाटर और डिजोल्व मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करना है रूट से लेकर एरियल पार्ट्स तक, और ये बॉडी को स्ट्रेंथ या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दो तरह के होते हैं जाइलम टिश्यूज, वेसल्स और ट्रैकीड्स। वेसल्स जो है वो बहुत थिक होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल से मिलकर बने हैं, जबकि इनकी एंड वॉल्स जो होती हैं वो नहीं होती, और ये एक दूसरे के साथ लॉन्ग ट्यूब से ज्वाइन होते हैं। और ट्रैकीड्स जो है वो सिलेंड्रिकल सेल से मिलकर बने होते हैं, एक दूसरे की एंडिंग्स को ओवरलैप कर रहे होते हैं। फ्लोएम सेल्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंडक्शन ऑफ डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर, मींस के फूड की कंडक्शन में। और फ्लोएम सेल्स जो है वो सीव ट्यूब्स या कंपेनियन सेल से मिलकर बने होते हैं। इनकी सेल वॉल्स में, एंड वॉल्स में जो है वो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो ज्वाइन होती हैं एक दूसरे से और लंबी सीव ट्यूब्स बना लेते हैं। जैसे हमारी स्ट्रॉ होती है, स्ट्रॉ आप लोगों ने देखी है, वही काम जो है वो सीव ट्यूब्स का होता है। एक के ऊपर एक सीव ट्यूब अटैच होती है, ज्वाइन होती है और एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाती है। कंपेनियन सेल्स जो है वो पैरेन्काइमेटिस सेल से मिलकर बने हैं, नैरो होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। सीव ट्यूब हेल्प करती हैं कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स को, मींस जो भी फूड मटेरियल लीफ में बन रहा है फोटोसिंथेसिस के बाद, वो वहां से लेकर पूरी प्लांट बॉडी तक, जहां जहां जरूरत है प्लांट बॉडी को उस फूड की, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम टिश्यूज। आफ्टर द एक्सप्लेनेशन नाउ वी हैव टू मूव टू द असाइनमेंट वर्क। आपको असाइनमेंट नंबर 11 दिया गया है, जिसमें आपको सबसे पहले तो रीडिंग करनी है सेकंड चैप्टर की। देन उसके बाद आपके पास है डेफिनेशंस के बाद आपको कुछ डिफरेंसेस गिवन है, आपने ये सॉल्व करने हैं। देन शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चंस हैं, उसके बाद लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस हैं। सो टास्क नंबर 1 हम कर चुके हैं, आप अगेन इसे रीड कर लीजिएगा। देन
कॉपी वर्क है, आप टाइटल पेज बनाएंगे कॉपी का और डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। आपके पास 6 डेफिनेशंस हैं। नंबर 1 इज टिश्यू, a group of similar cells having same structure performing similar function. Nucleoplasm, it is a protoplasm type substance that is present throughout the cell body outside the nucleus. Cyclosis, the circulation of protoplasm within a cell. Cytokinesis, changes occurring in the cytoplasm of the cell outside the nucleus during cell division. Resolution, the smallest distance between 2 points on a specimen that can still be distinguished as 2 separate objects. Magnification, the enlargement of an image is called magnification. Task number 3, distinguish between the following. Number 1 is prokaryotic and eukaryotic cell. Heading डालेंगे nucleus. Nucleus is present without membrane and nucleus is present with membrane. Membrane bounded organelles are absent. Membrane bounded organelles are present. Ribosomes are present in smaller size. Ribosomes are larger in size. Vacuoles are absent. Vacuoles are present. Cell division occurs through binary fission. And cell division takes place through mitosis. Mitochondria and chloroplast, they are usually colorless. They are green in color. They are bean shaped. They are disc shaped. They convert sugar into chemical energy as ATP. They store solar energy as chemical bonds of glucose. They use carbon dioxide and water to build glucose. They break down glucose into water and carbon dioxide. They are found in all eukaryotic cells and they are found in plants and algal cells. Electron microscope and simple compound microscope. Illuminating source is beam of electrons. Illuminating source is light. Heavy and large in size, smaller and lighter. Lenses used. Lenses are made up of electromagnets. Lenses are made up of glass. High magnification power, low magnification power, more complex, less complex. Animal and plant cell. It is oval or spherical in shape. It is rectangular or polygonal. Cell wall is absent. Cell wall is present. Small and many vacuoles are present. Large and one vacuole is present. Chloroplast is absent. Chloroplast is present. Nucleus is present in center of cell. And nucleus is present at one side. Task number 4, short answering question. Question number 1 is why mitochondria is called powerhouse of the cell. Mitochondria are cell organelles present in the eukaryotic cells. They are involved in cellular respiration. They release energy from food. They generate energy with rich molecule ATP from cellular respiration, which is later used for other processes. Hence, mitochondria are called as powerhouse of the cell. Why cell membrane is semi-permeable in nature? All living cells are surrounded by a double layered membrane. This membrane is semi-permeable. It allows the movement of only selected molecules across it. Why cell is considered as the structural and functional unit of life? A cell is defined as the smallest basic unit of life that is responsible for all the life's processes. Cells are the structural, functional and biological units of all living beings. A cell can replicate itself independently. Hence, they are known as the building blocks of life. Describe briefly structure and function of cell wall. Cell wall is a tough, rigid, non-living and permeable protective layer. In plants, the cell wall is composed of cellulose. It may consist up to 3 layers that help to support the plant. These layers include the middle lamella, the primary cell wall and the secondary cell wall. Function. The main function of cell wall is to protect the inner parts of the plant cell. It gives plant cells a more uniform and regular shape and provides support for plant body. Who proposed cell theory? Also write postulates of cell theory. A Belgian botanist Celadon, the German zoologist Schwann and a German physician Rudolf Virchow proposed cell theory. Postulates. All living organisms are made up of one or more cells. The cell is the fundamental unit of structure and function in all living organisms. The new cell is derived from pre-existing cell, dividing into two by cell division. The cell contains the hereditary material which is passed from generation to generation. Write short note on endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is an organelle found in eukaryotic cells only. The ER has a double membrane consisting of a network of hollow tubes, flattened sheets and round sacs. These flattened hollow folds and sacs are called
cisternae. The endoplasmic reticulum is located in the cytoplasm and is connected to the nuclear envelope. Types: there are two types of endoplasmic reticulum: smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Smooth ER does not have any ribosome attached. It is involved in the synthesis of lipids including oils, phospholipids and steroids. Rough endoplasmic reticulum is covered with ribosomes, giving the endoplasmic reticulum its rough appearance. It is responsible for protein synthesis and plays a role in membrane production. Why mitosis is necessary for growth? Mitosis plays an important role in the life of an organism. It is responsible for development and growth of organisms by increasing exact copies of cells. The production of new somatic cells such as blood cells depend on mitosis. The healing wounds, repair of damaged tissues also dependent upon the mitotic division. Briefly describe meristematic tissues in plants. These tissues are composed of cells which have the ability to divide. The cells are thin-walled, have large nucleus and a number of small vacuoles. Usually they do not have intercellular spaces, so the cells are arranged compactly. Types of meristematic tissues. There are two main types of meristematic tissues: apical meristems and lateral meristems. Apical meristems. The tissues are present at the apex of root and shoot. According to their position, they are apical meristem. Stem and root increase in length by the division of cells of these tissues. This type of growth is called primary growth. Lateral meristems. These tissues are located on the lateral sides of the roots and shoots. By dividing, they are responsible for increase in width of plant cells, plant parts. This growth is called secondary growth. Task number 5 is detailed answering questions. Number 1 is describe structure and function of nucleus with the help of diagram. Nucleus is defined as a double membrane eukaryotic cell organelle that contains the genetic material. Structure. Nucleus has a spherical shape. It is covered by two phospholipid membranes known as nuclear envelope that separates the nucleus and its contents from the cytoplasm. Nuclear pores are found in the nuclear envelope. Inside nuclear envelope, a granular fluid is present called nucleoplasm. In nucleus, an aggregation of RNA is also present called nucleolus. The genetic material is also present in the form of network is called chromatin network. Function. Nucleus performs many important functions. They are as follows. Nucleus helps in maintaining the security of the genes. It controls the functions of cell. It controls hereditary traits of the organism. It controls the synthesis of enzymes. This is the diagram of nucleus. The nuclear envelope, nucleoplasm, nucleolus, chromatin material, endoplasmic reticulum, nuclear pores. Describe various stages of mitosis with diagram. Mitosis, the type of cell division in which a parent cell divided into two daughter cells in a way that the number of chromosomes in the daughter cells remains the same as in the parent cell. माइटोसिस एक सेल डिवीजन की टाइप है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है टू डॉटर सेल्स में, मींस एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों में सिमिलर रहते हैं जितने पेरेंट सेल में थे। 4 स्टेजेस हैं माइटोसिस की: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, द क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस, thick coiled thread like structure appears called chromosomes, the nuclear membrane gradually disappear। जैसे ही डिवीजन का फर्स्ट प्रोफेज स्टार्ट होता है उसमें मौजूद क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है, थिक हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, बीडिड अपीयरेंस होती है क्रोमोसोम्स की और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। देन नेक्स्ट फेज आता है मेटाफेज। ड्यूरिंग दिस फेज ईच क्रोमोसोम अरेंजेस इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू सेपरेट स्पिंडल फाइबर बाय इट्स सेंट्रोमियर। नेक्स्ट फेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो खुद को इक्वेटर की लाइन में अरेंज कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल अरेंज करते हैं और दोनों पोल्स जो हैं सेल के वहां पर स्पिंडल फाइबर्स की अराइजिंग होती है, वहां से वो अपने आप को क्रोमोसोम्स के साथ अटैच कर लेते हैं। देन एनाफेज स्टार्ट होता है। इन दिस फेज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, द क्रोमोसोम सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड्स द अदर पोल।
स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होते हैं अपने अपने पोल की तरफ, और फिर क्रोमोसोम्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और उस पोल की तरफ मूव हो जाते हैं। देन टीलोफेज है। दिस इज अ स्टेज व्हेन द क्रोमैटिड्स नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स जो कि अब क्रोमोसोम्स कहलाए जाते हैं, ईच पोल रिसीव्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। हर पोल पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जाते हैं जैसे कि पेरेंट सेल में मौजूद थे, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीफॉर्म हो जाती है। हियर इज द डायग्राम। सबसे पहले इंटरफेज होता है प्रोफेज से भी पहले, वहां पर हमें क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह से क्रोमैटिन नेटवर्क की फॉर्म में नजर आते हैं। देन प्रोफेज स्टार्ट होता है जहां पर ये क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर हमें क्रोमोसोम्स की शक्ल में दिखता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है। मेटाफेज में यही क्रोमोसोम्स इक्वेटर में अरेंज हो गए हैं। दिस लाइन इज इक्वेटर लाइन एंड दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बोथ पोल्स। फिर नेक्स्ट फेज में यही स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये जो दो क्रोमैटिड्स हैं इनको सेपरेट कर दिया जाता है, और आधे जो है वो ऊपर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके बाद फिर इनके अराउंड जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से रीफॉर्म हो जाती है, और ये सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से भी डिटैच हो जाएगा और एक सेल से दो सेल्स डिवाइड हो जाएंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। Permanent tissues originate from meristematic tissues. The cells of these tissues do not have ability to divide and may have intercellular spaces in between them. There are two types of permanent tissues: simple permanent tissue and compound or complex tissue. Simple permanent tissue. Simple permanent tissues are made up of only one type of cell. Simple permanent tissues are further divided into three types: epidermal tissue, ground tissue, and supporting tissue. Epidermal tissues. These are composed of single layer of cells and they cover plant body. They also have some specialized structure that perform specific function. For example, root hairs and stomata. Ground tissues are simple tissues made up of parenchyma cells. Parenchyma cells, they have thin primary cell walls and have large vacuoles for storage of food. And the supporting tissues, these tissues provide strength and flexibility to plants. They are further of two types: collenchyma and sclerenchyma. Compound complex tissues. A plant tissue composed of more than one type of cell is called compound or complex tissues. There are two types of compound tissues: xylem and phloem. Xylem tissues is responsible for the transport of water and dissolved substances from roots to the aerial parts. They also provide support to plant body. Phloem tissues is responsible for the conduction of food between different parts of the plant body. Question number 4 is, what are muscular tissues? Also describe its types. Muscular tissues contains the cells that are responsible for contraction of muscles. Types of muscular tissues. There are three types of muscular tissues: cardiac muscle, smooth muscles, and skeletal muscles. Cardiac muscle. Cardiac muscle is found only in walls of the heart. They are striated or striped. They are involuntary muscles. Skeletal muscles is attached to bones. They are striated or striped muscles. The muscles in your legs and your arms are skeletal muscles. Smooth muscle is found in the walls of blood vessels, wall of digestive tract, urinary bladder. Smooth muscle is unstriped, unstriated, involuntary. Objectives के लिए आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट रीड करना होगा। एग्जाम्स में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे वो आपके चैप्टर से ही रिलेटेड होंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू कंप्लीट योर असाइनमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।